नमस्कार, जय हिंद। आई हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक, बिहार वाणिज्य कर विभाग ने बनाया नया रिकॉर्ड। कोरोना काल में मिला 32,000 करोड़ रुपए का राजस्व। ठीक है, 32,000 करोड़ का राजस्व कोरोना काल में बिहार सरकार के द्वारा अर्जित किया गया। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इसमें। देखिए, एक तरफ लॉकडाउन की वजह से जो हमारे साधारण लोग थे, आम जन थे, उनको काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन वहीं जो सरकार है उनका राजस्व संग्रहण क्या हुआ, बढ़ता गया। ठीक है, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं और यहाँ पर हम जो चीज़ें मेन पॉइंट है वो देख लेते हैं। देखिए, 2020-21 के वित्तीय वर्ष में जो राज्य सरकार है बिहार में, राज्य सरकार को 32,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिला और ये पिछले साल की तुलना में 2019-20 की तुलना में 22.35% ज़्यादा है। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ें और है इसमें। जीएसटी से मिला राजस्व का कितना, 75%। मतलब जो भी राजस्व अर्न हुआ है उसमें जीएसटी का रोल कितना है, 75% है। और जो जीएसटी से बाहर की वस्तुएं हैं जैसे पेट्रोलियम, विद्युत शुल्क, इनमें 25% की राजस्व की प्राप्ति होती है। पेट्रोलियम वगैरह से 25% की राजस्व की प्राप्ति हुई। और आपको पता है कि जो पेट्रोलियम चीज़ें हैं जैसे डीजल है, पेट्रोल है, ये जीएसटी के दायरे से बाहर है। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से सरकार ने पैसा कमाया। और देखिए, इसमें सबसे खास बात क्या है, और पूरे लॉकडाउन में और इन सब चीज़ों में आपने देखा होगा एक चीज़ जो है शराब, वाइन। हालांकि कहते हैं बिहार में वाइन बैन है, लेकिन अभी अभी बिहार में एक ज़िले में वाइन, शराब पीने से ही कई लोगों की डेथ हो गई। एक तरफ शराब बैन है तो शराब पीने से कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, ये कैसे हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात, न्यूज़ पे पूरा चलता है, लोग खुलेआम बोलते हैं कि अब तो शराब की होम डिलीवरी हो रही है। ठीक है, तो और सरकार पता नहीं क्यों आंख बंद किए बैठे हैं इन न्यूज़ों पे। इन जो न्यूज़ चैनल्स हैं, इनकी समाचारों पे कोई भी संज्ञान नहीं लेती है और लोग खुलेआम बोलते हैं कि हाँ हम पीते हैं शराब। ठीक है, तो इस तरीके से एक क्या हो गया, ऊपर से शराब पाबंदी का एक कानूनी रूप से उसके ढांचा दे दिया गया, लेकिन अंदर अंदर अब क्या चल रहा है, शराब की बिक्री तो चल ही रही है, लेकिन अब इससे क्या हुआ, करप्शन को और तेज़ी से बढ़ावा दिया जाने लगा। यहाँ पर क्यों, जब शराब अगर ऊपर से बैन है और लोग पी रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल है, तो इसको सपोर्ट किसका होगा, इसको राजनीतिक संरक्षण भी होगा, इसको प्रशासनिक संरक्षण भी होगा, तभी तो ये चीज़ें हो पा रही हैं। अदरवाइज़ कैसे यहाँ पर शराब बिक पाएगी। ठीक है, और जब राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण होगा तो कहीं ना कहीं इनको मिलने वाला जो राजस्व है, शराबी जो माफिया हैं एक तरीके से, जो शराब बनाते हैं लाके बेचते हैं, तो उन्हें तो इनको घूस देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं अब ये करप्शन को और तेज़ी से बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, खैर छोड़िए, ये तो आपका अलग टॉपिक हो जाता है। यहाँ पर आगे चलते हैं। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया के तीसरे सबसे अधिक अरबपति हैं। ठीक है, फोर्ब्स एक मैगजीन है जिसने रिपोर्ट जारी किया और उसमें बताया कि दुनिया के तीसरे सबसे अधिक अरबपति कहाँ पर हैं, भारत में। और सबसे ज़्यादा अरबपतियों की संख्या कहाँ पर है, तो देख सकते हैं सबसे ज़्यादा अरबपतियों की संख्या है संयुक्त राज्य अमेरिका में, और चीन में दूसरे नंबर के सबसे ज़्यादा अरबपति हैं, और भारत में तीसरे नंबर के सबसे ज़्यादा अरबपति हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो अध्यक्ष हैं मुकेश अंबानी, इन्होंने चीनी व्यवसायी जैक मा से एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब वापस ले लिया। मतलब एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं, मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष भारतीय अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर के कितनी हो गई, 140 हो गई। 140 लोग जो हैं अरबपति भारत में हैं। लेकिन ये बहुत अजीब बात है। ठीक है, अगर वास्तव में डेटा निकाला जाए, सबकी संपत्ति का मूल्यांकन किया जाए, तो 140 नहीं, शायद करोड़ों लोग अरबपतियों की संख्या में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, फोर्ब्स की मैगजीन जो है वो दुनिया के अरबपतियों की 35वीं वार्षिक सूची में अमेजन के सीईओ और संस्थापक जेफ बेजोस लगातार चौथे वर्ष शीर्ष पर बने हैं। ठीक है, अगर दुनिया में की बात करें तो यहाँ पर जेफ बेजोस यहाँ पर शीर्ष पर बने हुए हैं। और यहाँ पर जो स्पेस एक्स के संस्थापक हैं एलन मस्क, इनको सूची में किस स्थान पर रखा गया, तीसरे नंबर पे रखा गया है।
आगे चलते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने मधु क्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर लॉन्च किया। ठीक है, हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने दिल्ली में मधु क्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर लॉन्च किया है। आइए देख लेते हैं इनके बारे में। मधु क्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर। जो मधु क्रांति पोर्टल है, यह राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के तहत नेशनल बी बोर्ड, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की एक पहल है। ठीक है, यहाँ पर एक मिशन चलाया जा रहा है हमारे देश में, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन, ताकि जो किसान लोग हैं उनकी इनकम को बढ़ाया जा सके मधुमक्खी पालन के द्वारा और शहद के उत्पादन के द्वारा। और इसको चलाया जा रहा है किसके द्वारा? राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये जो पोर्टल है मधु क्रांति पोर्टल, इस पर यहाँ पर देखें, जो पोर्टल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और अन्य मधुमक्खी उत्पादों की ट्रेसेबिलिटी स्रोत को प्राप्त करने में मदद करेगा। मतलब कि जो मधुमक्खी के प्रोडक्ट होते हैं जैसे शहद वगैरह हैं, इनकी ट्रेसेबिलिटी स्रोत को प्राप्त करने में मदद करेगा। साथ ही ये जो पोर्टल है वो शहद की गुणवत्ता की भी जांच करेगा और मिलावट के स्रोत को भी पता लगाएगा कि अगर जहाँ पर मिलावट हो रही है तो उनमें चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मिलाई जा रही हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर नेशनल बी बोर्ड और इंडियन बैंक ने इस परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। समझौता ज्ञापन का मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको शॉर्ट में MOU भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर में जनरली आ जाता है कि MOU पर हस्ताक्षर किया, तो इसको समझौता ज्ञापन बोलते हैं। इसमें इंडियन बैंक और राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन। यह एक केंद्रीय सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र संवर्धन और विकास के लिए सरकार के द्वारा अनुमोदित किया गया था। ठीक है, और इस मिशन को हम यहाँ पर देखें तो मीठी क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करने में ये मिशन मदद करेगा। और इस मिशन को कौन चला रहा है? तो राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, नेशनल बी बोर्ड के द्वारा इस मिशन को संचालित किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। विराट कोहली डिजिटल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने। ठीक, डिजिटल इंश्योरेंस, ठीक है, यहाँ पर ये कंपनी है, इसके संस्थापक और अध्यक्ष कौन है? कामेश गोयल। इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? विराट कोहली। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी इस कंपनी की? 2016 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया और आपने देखा होगा इसमें लगभग हमारे 22 जवान शहीद हो गए और एक जवान को कैप्चर कर लिया गया था, जिनको अभी उन लोगों ने रिहा कर दिया। ठीक, तो और ये आपका मेंस का भी टॉपिक बन सकता है। इंटरनल सिक्योरिटी, चाहे यूपी PCS हो, बिहार PCS में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नक्सलवाद, उग्रवाद, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, वामपंथी उग्रवाद, इन चीज़ों को जोड़ करके ये पूछा जा सकता है कि भारत के समक्ष बाह्य चुनौतियां तो है ही हैं, लेकिन उससे कहीं अधिक चुनौतियां आंतरिक स्तर पे विद्यमान हैं। तो जैसे कि छत्तीसगढ़ वगैरह में नक्सलवाद, नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाएंगे तो वहाँ पर अलगाववाद देखने को मिलेगा, वहाँ पर क्षेत्रवाद देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। और इधर छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, इन एरिया में आएंगे, बिहार, तो यहाँ पर नक्सलवाद जैसी सिचुएशन बनी है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सबको मिला करके। तो आंतरिक क्षेत्र और जम्मू कश्मीर में जाएगी, वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ, अलगाववादी गतिविधियाँ, क्षेत्रवाद, वहाँ पर भी। ठीक, तो ये चीज़ें मिला करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मेंस में या निबंध में, दोनों में संभावनाएं विद्यमान हैं। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया था, जिसमें हमारे 22 जवान लगभग शहीद हुए थे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ नक्सल अफेक्टेड जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं भारत के, ये 2013 का डेटा है। ठीक है, अब हालांकि इन डिस्ट्रिक्ट की संख्या कम हो रही है, इसी को कहा जाता है रेड कॉरिडोर। क्या कहा जाता है? रेड कॉरिडोर, जो कि इधर पश्चिम बंगाल, बिहार से होते हुए यहाँ पर छत्तीसगढ़, तेलंगाना वगैरह तक आता है, इसे रेड कॉरिडोर बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो रेड कलर के हैं बिल्कुल ये मोस्ट अफेक्टेड एरियाज़ हैं नक्सलिज्म से। जो हल्की येलो हैं वहाँ पर इनकी जो मतलब प्रभाविता है वो कम है, मतलब यहाँ पर कम नक्सली गतिविधियाँ हैं। और यहीं पर देखें, ध्यान से देखें तो छत्तीसगढ़ का जो मैप है यहाँ पर, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पर रायपुर है और यही जो छत्तीसगढ़ के दक्षिण वाले ज़िले हैं, सुकमा, बस्तर, ये वाले इलाके, यहीं पर तो अभी अटैक हुआ है। ठीक है, तो ये है रेड कॉरिडोर जिनकी संख्या अब कम हो रही है डिस्ट्रिक्ट की, लेकिन अब यहाँ पर ये नक्सली कुछ गतिविधियाँ ऐसी करते हैं, पहले तो ये बिल्कुल शांत रहेंगे,
जब लगेगा कि सरकार बिल्कुल शांत हो गई है, हमारे मुद्दे पे कोई काम ही नहीं कर रही है, तब वो कोई बहुत बड़ा यहाँ पर वो विस्फोट कर देंगे जिसमें हमारे जवान शहीद हो जाएंगे, नेता शहीद हो जाएंगे। एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारे सवाल आपके मन में हो रहे होंगे, ठीक है, कि मर तो जाता है एक हमारे किसान का बेटा जो जाता है सेना में भर्ती होता है, और यहाँ पर किसी नेता का बेटा नहीं मरता। अगर नेता का बेटा मरता तो शायद सरकारें जागती और वो इन नक्सलियों से निपटने में शायद वो काम करते बेहतर नेता, ठीक है, क्योंकि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे बच्चे, ये गांव के बच्चे, किसान के बच्चे होते हैं, मर भी जाएंगे तो इनको क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो एक विचार ये भी आ सकता है मन में, एक विचार ये भी आ सकता है, कुछ लोग नक्सलियों को भी सपोर्ट कर सकते हैं कुछ मामलों में, कि आप उनके जंगल ज़मीन उनको छीन लेते हो और वहाँ पर जाके इंडस्ट्री लगाते हो, लेकिन इंडस्ट्री का फ़ायदा उनको कुछ नहीं मिलता। आप उनको मजबूरी वश प्रवास मतलब एक तरीके से विस्थापित कर देते हो, और जब विस्थापित कर देते हैं तो विस्थापित जगह पर उन्हें सुविधाएं नहीं मिलती, इस वजह से वो हथियार उठाने को मजबूर होते हैं, ठीक है। तो कई तरीके की विचारधाराएं हो सकती हैं, आप अपने डायमेंशंस को बढ़ाइए, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ को लेकर के हमें नहीं बैठना है, तो हर डायमेंशन पे विचार करना होता है। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए बिहार हो गया, बिहार, वेस्ट बंगाल, एमपी के भी कुछ ज़िले हैं जो नक्सल से प्रभावित हैं। फिर नीचे आएंगे उड़ीसा, महाराष्ट्र का ये वाला एरिया, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का, ठीक है, और छत्तीसगढ़ का। तो यहाँ पर कुछ ज़िलों के नाम भी दिए गए हैं, उनको आप देख लें। देखिए यहाँ पर जैसे छत्तीसगढ़ में सुकमा, राजनांदगांव, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर। झारखंड में अगर देखेंगे तो झारखंड में बोकारो, चतरा, ठीक है, गिरिडीह और हजारीबाग, कुंती, लातेहार, लोहरदग्गा, पलामू, ठीक है, ये रांची, सिंहभूम, ये सब हो गए। उड़ीसा में कोरापुट, मलकानगिरी, ठीक है, और तेलंगाना में यहाँ पर है, ये है भाद्रादिल, ठीक है, और महाराष्ट्र में गढ़चिरौली, अभी गढ़चिरौली की भी एक घटना पिछले साल हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर बिहार की बात करें तो बिहार में लखीसराय, जमुई, गया, औरंगाबाद, ये सब एरिया हैं जो नक्सलिज्म से प्रभावित है। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, ठीक, तो ये वो ज़िले हैं, क्षेत्र हैं जहाँ पर ये रेड कॉरिडोर काफ़ी मतलब एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा विस्तारित है। क्लियर। चलिए अब हम चलेंगे यहाँ पर क्वेश्चन की ओर। बिहार वाणिज्य कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में 2020-21 में कितना प्रतिशत अधिक राजस्व प्राप्त किया? 20-21, 23-25। तो यहाँ पर पहला टॉपिक हमारा था 32,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया, और जो यहाँ पर परसेंटेज के रूप में आपसे पूछा गया है, तो देखिए जो टोटल था वो डेटा यहाँ पर है 22.35%, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। यहाँ पर 20%, 21%, 23%, 25%, तो आप इसको 23% वाला लगभग मान सकते हैं। 21 तो मानेंगे नहीं क्योंकि 22 से ज़्यादा वहाँ पर डेटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक अरबपतियों वाला देश कौन है? सर्वाधिक अरबपति कहाँ पर हैं? अमेरिका में, सेकेंड नंबर पे चाइना में, और थर्ड नंबर पे कहाँ पर? भारत में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधु क्रांति पोर्टल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देख लेते हैं। यह शहद की गुणवत्ता की जांच और मिलावट के स्रोत को सुनिश्चित करेगा, बिल्कुल सही है। यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय की एक पहल है, गलत हो गया। तो यहाँ पर जो दूसरा है वो स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डिजिटल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, लोकेश राहुल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विराट कोहली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों पर हमला कब किया गया? 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल। तो इसको एग्जैक्ट देख लीजिए, इसमें शायद डेट नहीं दिया गया था, ठीक है, एक सेकेंड, 3 अप्रैल को, सॉरी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? 3 अप्रैल को यह हमला किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।